विधानसभा की सतह पे भी देखेंगे आप तो अक्सर विधानसभा के अंदर वोट परसेंटेज पहले से ज़्यादा रहा है। ये चौंकाने वाली बात है और मुख्तलिफ तरह के दावे भी इसीलिए शुरू हो गए हैं। जन स्वराज के लोगों का ये दावा है कि हमारा जो नारा था कि पलायन अब नहीं होगा, जो लोग इस बार छठ में घर पे आएंगे उन्हें दोबारा बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आप हमें वोट देंगे और सरकार बनते ही 14 नवंबर के बाद जो है सबको जॉब मिल जाएगा, किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए जो है ये वोट परसेंट इतना ज़्यादा हुआ है, लोग आए हैं, हमें वोट किए हैं और सरकार हमारी बनेगी, हमें सीट आएंगे। लोग जो है आकर के टीवी चैनल्स के ऊपर अलग अलग डिस्कशन कर रहे हैं। किसी का ये कहना है कि नीतीश कुमार के ऊपर ट्रस्ट है, किसी का 19 इनकम्बेंसी, ये सारी चीज़ें हैं। ये मानना पड़ेगा कि वोटिंग पैटर्न बिहार में सबसे पहले कास्ट के बेस पर ही होता है। ये तमाम चीज़ें कि महिलाएं जो है नीतीश कुमार के साथ खड़ी हैं और पैसा दिया गया तो इसकी वजह से उनके साथ है, या महिलाओं का वोट बैंक जो है नीतीश कुमार के साथ है, या पलायन के मुद्दे पे जनस्वराज जो है वो मजबूत हुआ है, आवाम की सारी चीज़ सिकंदरी चीज़ें। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बिहार की राजनीति जातीय समीकरण पर ही होती है। और इस बार और एक चीज़ और जो सामने आ रही है कि भाजपा जो है, जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना यह है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित न करके बहुत बड़ी गलती की है। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? कि भाजपा भी इसका नुकसान जान रही थी, लेकिन उन्होंने एक रिस्क लिया। दलित की बात नहीं होती है, जबकि दलितों का अगर टोटल वोट ले लिया जाए इस एरिया में महागठबंधन जो है बेहतर से बेहतर करने जा रहा है। जेडीयू की जो सीटें वहाँ पर है उसमें जेडीयू भी अच्छा करेगी, लेकिन अब बाकी सीटों पर महागठबंधन ज़्यादा अच्छा वहाँ पर करने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव पहले चरण का गहमा गहमी जो वो समाप्त हो चुका है। कुल 121 सीटों पे चुनाव हो चुका है। ऐसे में हमारे साथ इंसाफ टाइम के एडिटर इन चीफ सैफुर रहमान साहब हैं, इनसे हम जानेंगे कि ये जो चुनाव हुआ है, सबसे ये चौंकाने वाली बात ये है कि 121 सीटों पे जो चुनाव हुआ है इसमें सबसे जो अहम चीज़ ये निकल के सामने आई कि 64% जो है इस बार मतदान हुआ है। तो काफ़ी ये जो आंकड़ा है काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, पहली बार इस तरह का जो आंकड़ा सामने आया है कि 64% मतदान हुआ है। तो ऐसे में हम इनसे जानना चाहेंगे, इतना जो 64% अगर मतदान की बात की जाए इस बार जो इतना निकल के आया, तो क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या रही होगी? देखिए, यकीनन जो वोट परसेंटेज है वो बहुत चौंकाने वाला है। जो वोट कास्ट हुए हैं 64% से ऊपर है। और विधानसभा की सतह पे भी देखेंगे आप तो अक्सर विधानसभा के अंदर वोट परसेंटेज पहले से ज़्यादा रहा है। ये चौंकाने वाली बात है और मुख्तलिफ तरह के दावे भी इसीलिए शुरू हो गए हैं। जन स्वराज के लोगों का ये दावा है कि हमारा जो नारा था कि पलायन अब नहीं होगा, जो लोग इस बार छठ में घर पे आएंगे उन्हें दोबारा बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आप हमें वोट देंगे और सरकार बनते ही 14 नवंबर के बाद जो है सबको जॉब मिल जाएगा, किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए जो है ये वोट परसेंट इतना ज़्यादा हुआ है, लोग आए हैं, हमें वोट किए हैं और सरकार हमारी बनेगी, हमें सीट आएंगे। तो लोग जो है आकर के टीवी चैनल्स के ऊपर अलग अलग डिस्कशन कर रहे हैं। किसी का ये कहना है कि नीतीश कुमार के ऊपर ट्रस्ट है, किसी का 19 इनकम्बेंसी, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप गौर करेंगे तो ये मानना पड़ेगा कि वोटिंग पैटर्न बिहार में सबसे पहले कास्ट के बेस पर ही होता है। ये तमाम चीज़ें कि महिलाएं जो है नीतीश कुमार के साथ खड़ी हैं और पैसा दिया गया तो इसकी वजह से उनके साथ है, या महिलाओं का वोट बैंक जो है नीतीश कुमार के साथ है, या पलायन के मुद्दे पे जनस्वराज जो है वो मजबूत हुआ है, आवाम की सारी चीज़ सिकंदरी चीज़ें। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बिहार की राजनीति जातीय समीकरण पर ही होती है। और इस बार का 2025 का जो विधानसभा चुनाव है ये 2020 के मुकाबले में और ज़्यादा जाति पॉलिटिक्स के ऊपर आ चुका है। 2020 में कुछ हद तक जातीय पॉलिटिक्स टूटा था। भारतीय जनता पार्टी की जो एक हवा थी, एनडीए की जो हवा थी 2014 से लेकर के अब तक की, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे सीटों पर, बहुत सारे आप मिथिलांचल का पूरा एरिया आप उठा लीजिए, वो कम्युनल हो गया था। कुछ सीटों के को लेकर जो प्रोपेगेंडा किया गया और आय को लेकर, जाले को लेकर, उन सब की वजह से। लेकिन इस बार का जो चुनाव हो रहा है ये मुकम्मल जातीय समीकरण पे हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो वोट पड़ा है ये नहीं कहा जा सकता है कि जनस्वराज का वोटर है, नीतीश कुमार का वोटर है, बल्कि जो जिस जाति का वोटर है वो उधर ही जा रहा है। दूसरी बात, हम जो इसका वोट बढ़ने का रीज़न रहा है उसमें दो और चीज़ें। एक कि छठ पूजा था जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग बिहार आए हुए थे। दिवाली में भी था, जो लोग बाहर रह रहे थे वो आए हुए थे और वक्त कम था, बहुत बड़ी तादाद में लोग रुक गए। तादाद चली भी गए, ऐसा नहीं कि लोग बिल्कुल नहीं गए, लेकिन बड़ी तादाद रुक गई कि इलेक्शन है तो वोट देकर ही जाएंगे। दूसरी चीज़, SIR का जो प्रोसेस अभी हुआ है बिहार में और उसको लेकर जिस तरीके का डर, एक खौफ का माहौल अवाम में बना कि जानबूझकर अच्छा, ये भी एक फैक्टर है नाम कटने की वजह से, दलितों, मुसलमानों और पिछड़ों का वोट काटने की साजिश हो रही है, जो आरोप महागठबंधन ने लगाया और एक नैरेटिव बिल्ड हुआ, राहुल गांधी ने पूरी यात्रा की बिहार के अंदर, उसका एक असर है। इसलिए भी बड़ी तादाद में लोग, खासकर अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी को देखेंगे तो अभी कोई त्यौहार ऐसा नहीं था कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग घर पे आए हों, लेकिन जिस तरीके से ईद और बकरीद में जिस तरीके से लोग आते हैं, पंचायती राजनीति में जिस तरीके से लोग आते हैं, पंचायती राजनीति में बुलाया भी जाता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने सपोर्ट किया जाता है, लोगों को बुलाते हैं, सपोर्ट दे करके बुलाते हैं,
उस तरीके से लोग विधानसभा चुनाव में बिहार में आते हुए नजर आए, क्योंकि खौफ, एक डर जो है वो कहीं ना कहीं दिखा है। अवेयर ज्यादा एसआईआर की दिखे वजह से, एसआईआर की वजह से खौफ का माहौल था कि नाम कट जाएगा अगर हमने वोट नहीं किया। दूसरा रीजन ये था। तीसरा रीजन कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जो लगातार जो 20 सालों की सियासत रही है, 20 सालों की हुकूमत रही, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी तो है। लोग चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, अब किसी और को मौका मिलना चाहिए। ये एक नैरेटिव बिहार के अंदर बिल्ड हो, जो खासकर जो जनरेशन जेड है, जेनजेड जिसे हम कहते हैं, जेनजेड के अंदर ये फीलिंग आमतौर पे भी इस वक्त बिहार में मौजूद है कि जात, धर्म, ये सब चीज़ें सिकंदरी है। असल बिहार लंबे समय से एक शख्स के हाथ में रहा या एक गठबंधन के हाथ में रहा। अब जो है लीडरशिप चेंज होनी चाहिए, बिहार को नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये भी एक वजह है वोट और जेंजी जनरेशन जो है वो पलायन पे रोजगार पे बात कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आप जो उत्साह देखेंगे ना, ये जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, इसमें आप उत्साह उठाकर देखेंगे ना, तो या तो आपको उन लोगों का तो आपको परसेंटेज मिलेगा जो लोग शहरों के अंदर, बाहर में, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, हैदराबाद में बहुत बुरी तरीके से जो छोटे छोटे जॉब में रह रहे हैं, परेशानियों के साथ जो कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं, या फिर जो जनरेशन जेड है, जेन जेड है, उसकी तादाद आपको अच्छी मिलेगी और महिलाओं की तादाद अच्छी मिलेगी। ये 3 तरह के लोग जो है इस वोटिंग में उत्साह के साथ जो है हिस्सा लिए हैं। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता है किसी, क्योंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। अभी जो है महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐलानात भी उन्होंने किए हैं। पंचायती राज में आरक्षण दिया, पुलिस नौकरी में आरक्षण दिया, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया। तो ये एक महिला एम्पावरमेंट में बहुत बड़ा स्टेप था नीतीश कुमार का। लिहाजा जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, शहरों की महिलाएं हैं, उसमें नीतीश कुमार को लेकर के एक उत्साह मौजूद रहता है। गांव में उसका ज़्यादा असर नहीं है। गांव में आज भी जो मर्द चाहते हैं वही महिलाएं कर रही हैं, लेकिन शहरों के अंदर जो महिलाएं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो खुद से फैसले ले पाती, वो साइलेंटली नीतीश को नीतीश कुमार के सपोर्ट में रहती है। दूसरी तरफ वो नौजवान है जो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, जो जनजेड है, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ नजर आते हैं। तो लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता है किसी एक का फायदा इससे होने जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और कि इस बार के विधानसभा में कई हॉट सीटें भी थे। अगर जाले की बात की जाए, वहीं औराई की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे काफ़ी टसल दिख रहा था। और ख़ास करके जो यहाँ पे जो है एक तरह से फैक्टर भी काम किया। अगर औराई की बात की जाए वहाँ पे, तो वहाँ पे इसलिए भी हॉट सीट माना ये जा रहा था कि अब आफ्ताब आलम जो थे पिछली बार महागठबंधन से लड़े थे, इस बार उनका टिकट काटा जाता। आरोप ये लगता है कि तेजस्वी यादव की वजह से टिकट कटता है। और जाले में भी जो मशकूर उस्मानी साहब, उनके बारे में भी कहा जाता है कि तेजस्वी यादव नहीं चाह रहे थे कि उनको टिकट मिले। इस पे क्या कहेंगे आप? ठीक है। असल में पिछले बार जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें जाले से मशकूर उस्मानी और औराई से आफ्ताब आलम, दोनों महागठबंधन के प्रत्याशी थे। कांग्रेस से और माले से आफ्ताब आलम से साहब थे। लेकिन उस वक्त एक प्रोपेगेंडा जो दोनों के खिलाफ चला, और उस प्रोपेगेंडे को पूरे मिथिलांचल और पूरे तिरहुत में ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया, और बिहार के दूसरे हिस्सों में भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें मशकूर उस्मानी साहब को जिन्नावादी जो बोला गया, जो कि अभी जो कांग्रेस के प्रत्याशी ऋषि मिश्रा है, उन्होंने ही इस डिस्कशन को खड़ा किया और भाजपा ने उसको उठा लिया था। और वो इसलिए कहा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो यूनियन ऑफिस है स्टूडेंट यूनियन की, वहाँ पर मुख्तलिफ उन तमाम लोगों के फोटोज लगे हुए हैं जो कैबिनेट के मेंबर रहे हैं, स्टूडेंट्स यूनियन कैबिनेट के मेंबर रहे हैं। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी हिंदुस्तान के बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं जंग आज़ादी में। पाकिस्तान बंटवारा एक अलग डिस्कशन है, लेकिन हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में एक फ्रीडम फाइटर वो रहे और वो कैबिनेट के मेंबर थे। लिहाजा उनका फोटो भी वहाँ पर है। उसको लेकर के मशकूर उस्मानी साहब को जिन्नावादी और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी समर्थक के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई और उसके नाम पे नफरत का माहौल बनाया गया। आफ्ताब आलम साहब के को लेकर भी इस तरह के प्रोपेगेंडा किया गया, क्योंकि उनकी जो शादी है वो पाकिस्तान में, लेकिन असल हकीकत ये है कि उनकी एक फूफीजात बहन है, उनकी फूफी वगैरह वहाँ चली गई, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही हिस्सा था। तो बहुत सारे लोग पहले से जो बसे हुए थे अलग अलग शहरों में, आज भी एक फैमिली मुंबई में बसी होती है, एक फैमिली कलकत्ता में बसी होती है। तो लोग जो है बहुत सारी हिजरत करके कुछ नहीं कर पाए, जो गरीब थे वो एक जगह दूसरी जगह नहीं जा पाए। लिहाजा इनकी कुछ फैमिली वहाँ रह गई। बहुत सारे लोगों की फैमिली ऐसे हिंदुओं की भी है, मुसलमानों की भी है। तो अब उन लोगों ने चाहा कि इसको जिंदा किया जाए रिश्ते को, लिहाजा वो शादी की गई। उसको लेकर के एक बहुत ही अलग निगेटिव माहौल बनाया गया, प्रोपेगेंडा किया गया। अब उसका काउंटर महागठबंधन नहीं कर सका, क्योंकि महागठबंधन आमतौर पे भाजपा के नैरेटिव्स का, उनके प्रोपेगेंडा का जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया के मैदान में ये बहुत कमज़ोर हैं। और काउंटर नैरेटिव के जो एक्सपर्टीज़ हासिल है वो महागठबंधन को नहीं है, एनडीए को और खासकर भारतीय जनता पार्टी को हासिल है। लिहाजा उसका वो काउंटर नहीं कर सके और इसका असर पूरे इलाके के बहुत सारी सीटों पे पड़ा था। लिहाजा तेजस्वी यादव अड़े रहे कि इन दोनों सीट पे हम, यानी मशकूर साहब और आफ्ताब साहब को हम चुनाव नहीं लड़ने देंगे। उसके साथ साथ एक मिजाज बना राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कि मुस्लिम लीडरशिप को कम से कम किया जाए। उनको लगता है कि यादव समाज जो जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट होता है वहाँ यादव वोट नहीं करता। ये खुद आरजेडी के लोगों की फीलिंग है, ये खुद तेजस्वी यादव की फीलिंग है। ऑफ द कैमरा बहुत सारे लोग अपनी ज़बान से बातें बोलते भी हैं। लिहाजा उन्होंने बहुत सारी जगह मुसलमानों की सीटें कम करने की कोशिश की। महागठबंधन ने पिछली बार 33 सीटें थी, इस बार सिर्फ 30 सीटें दी गई।
महागठबंधन की तरफ से। ये एक उनका जो नज़रिया है, जब हकीकत ये है कि इस पर अगर बहस की जाए तो एक अलग मौजू है कि अगर यादव मुसलमान को वोट नहीं करता है बहुत सारी जगहों पे या नहीं किया माजी में, तो ये महागठबंधन की गलती है। उनको सोचना है, तेजस्वी यादव को खासतौर पर सोचना है कि यादव समाज की भी जैसी जो नफरत की लहर है उसको कम कैसे किया जाए, खत्म कैसे किया जाए। मुसलमानों की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बहरहाल वो तमाम रीजन की बिना पे ये 2 सीट काट दिया गया, उसका असर पूरे बिहार पे पड़ा। पूरे बिहार में एक डिस्कशन मुसलमानों के बीच में शुरू हो गया कि महागठबंधन खासतौर पर राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। जो MIM और असदुद्दीन ओवैसी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और उलमा काउंसिल जैसी पार्टियां सालों से जिस नैरेटिव को बिल्ड कर रही थी, इस चुनाव में इन 2 सीट से काटने की वजह से और चंद और सीटें जैसे कामरान साहब की सीटें गोविंदपुर में काटी गई, इसकी वजह से पूरे बिहार में वो नैरेटिव आम नैरेटिव बन गया। दरभंगा में लास्ट तक अफजल अली खान पर दबाव बनाया गया। जी जी, तो इससे एक आम नैरेटिव पूरे बिहार में मुसलमानों में बन गया है। एक आम आदमी भी, वो शख्स जो कि RJD और कांग्रेस का 20-20 साल 30-30 साल बल्कि 50 सालों से वोटर रहा है, वो भी अब ये कहता हुआ नजर आता है कि मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा इसका असर भी देखने को मिल रहा था। बहरहाल ये दोनों लोगों ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। मशकूर उस्मानी जाले में इंडिपेंडेंट लड़े, आफ्ताब आलम आज़ाद समाज पार्टी से औराई में चुनाव लड़े, और दोनों जगह आप देखेंगे आखिर तक एक माहौल ये बना रहा जो इसने महागठबंधन को टेंशन में डाला रखा। लेकिन आखिर में ये हुआ कि जाले में कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोग सोच समझ करके डिस्कशन करके कांग्रेस की तरफ चले गए। ऋषि मिश्रा को उन्होंने सपोर्ट कर दिया। ऋषि मिश्रा को मुसलमान पसंद अभी भी नहीं कर रहा, इसलिए कि उन्होंने जिंदाबाद का प्रोपेगेंडा खड़ा किया था, मगर मजबूरी के तहत या हिकमत अमली के तहत उनका सपोर्ट कर दिया। मशकूर उस्मानी साहब का ने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा, उनकी टीम ने बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ा, आवाम का समर्थन, उनकी दुआएं उनके साथ रही, लेकिन आखिर में हिकमतन लोग उनको वोट नहीं किए हैं। बहुत कम वोट मशकूर उस्मानी साहब को आने जा रहा है। और चूंकि यादव भी वहाँ पर यूनाइट हो गया RJD के कांग्रेस महागठबंधन के सपोर्ट में, ऋषि मिश्रा के सपोर्ट में, और जो उनकी अपनी जाति है यानी कि मिश्रा जाति जो ब्राह्मण समाज है वो भी उनके साथ आता हुआ नजर आया। लिहाजा मैक्सिमम चांस है कि वहाँ पर कांग्रेस को ये सीट मिल जाए, और पहले जो जीवेश मिश्रा जीते हुए थे भाजपा से, वो इस बार हार जाएंगे। महागठबंधन के खाते में ये सीट जा सकता है। मशकूर साहब को वोट बहुत कम आएगा। औराई की जहाँ तक बात है तो औराई में एक अलग तरह की लहर पैदा हुई जो पूरे बिहार में वैसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है कि औराई की मुस्लिम कम्युनिटी बिल्कुल खामोशी के साथ मुत्तहिद नजर आई है। और आखिर में जो वोटिंग पड़ा है उसमें 90% वोट मुस्लिम समाज का आफ्ताब आलम साहब को गया, जो आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के कैंडिडेट है। पिछली बार वो महागठबंधन से माले के कैंडिडेट थे, और बिल्कुल खामोश अंदाज में, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं, खामोशी से मुस्लिम वोट यूनाइट होकर पड़ा है। और वो लोग जो खुद RJD कांग्रेस के वोटर रहे हैं, समर्थक रहे, लीडरशिप में रहे, उन्होंने भी मजबूती से यहाँ पर साथ दिया। 10% वोट जो है महागठबंधन की तरफ भी गया है। जो वो लोग हैं जो RJD और कांग्रेस के लीडरशिप में बहुत सारे लोग हैं जिन पर दबाव बनाया गया, उन्होंने वोट किया। यहाँ हालात ऐसे बने कि कारी सुहैब जो MLC है राष्ट्रीय जनता दल के, उनको औराई में उतारना पड़ा। वो औराई में घूमे भी, जनसभा में भी गए, औराई में लोगों से मिलने का काम भी उन्होंने किया, साथ ही साथ लोगों के पास उनके कॉल गए, उनके फ़ोन्स गए। यहाँ तक के तेजस्वी यादव जो कि राष्ट्रीय जनता दल के जिम्मेदार हैं, CM कैंडिडेट है महागठबंधन के, उन्होंने पर्सनली बहुत सारे लोगों को कॉल किया। डेटा दिया गया होगा विधानसभा से कैंडिडेट की तरफ से, लेकिन इस सीट पर हालात ऐसे बने खुद तेजस्वी यादव को भी औराई विधानसभा में इन्वॉल्व होना पड़ा। वो प्रोग्राम भी, जनसभा भी उन्होंने औराई में किया था, जनसभा भी उनका कहीं ना कहीं नाकाम था। यही वजह कि हमने देखा कि उस दिन तेजस्वी यादव जहाँ जहाँ गए थे सब जाके फोटोज़ वीडियोज़ तेजस्वी यादव के ऑफिस पेज पे थे, ऑफिशियल पेज पे थे, सोशल फेसबुक पे हर जगह के डालते हैं वो। नहीं, औराई में जो जनसभा उन्होंने जजवार में किया था उसका उनके ऑफिशियल पेज पे कोई भी वीडियो फोटो मौजूद नहीं था, नहीं अपडेट किया गया। उसके बाद तेजस्वी यादव एक्टिव हुए, बहुत सारी मिली तंजीमों को भी संपर्क किया गया। मेरे पास ये खबर है कि बहुत सारी मुस्लिम तंजीमों को भी कॉन्टेक्ट किया गया कि औराई में ऐसा ऐसा हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा संभालें। तो ये चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी चीज़ें संभली नहीं। मुसलमानों का वोट आफ्ताब आलम साहब को गया 90%। दलित समाज में एक उत्साह देखने को मिला कि हमारी पार्टी यानी आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब तक हम दूसरों को वोट करते आए हैं, हमें कभी अहमियत नहीं दी गई। और आप जानते हैं बिहार में आरक्षित सीटों के अलावा कहीं भी दलित लीडरशिप को उभरने नहीं दिया जाता है। आरक्षित सीटें पर उनकी मजबूरी होती है कि वो दलितों को टिकट दे, लिहाजा ये तमाम पार्टियां देती है। ये एक फीलिंग है पूरे बिहार में, दलितों में है आज भी। और औराई में कभी दलित को गिना ही नहीं गया। जब आप औराई की पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो फौरन यादव की बात, सहनी की बात, मुसलमानों की बात भी होगी, ब्राह्मण और भूमियार की बात भी होगी, लेकिन दलित की बात नहीं होती है। जबकि दलितों का अगर टोटल वोट ले लिया जाए, कुछ जो अन्य पिछड़ी जातियाँ आती, पिछड़ा समाज की जो जातियाँ हैं जिनको जो गिनती में नहीं आती, उनको ले लिया जाए तो करीब 75,000 वोट है इन तमाम का। लेकिन इन तमाम को इग्नोर किया जाता है, नजर किया जाता है। लिहाजा इस बार एक उत्साह उनके अंदर दिखा और करीब 25,000 वोट दलित समाज का, जिसमें राम समाज के खास तौर पे, उसके अलावा पासवान भी हैं, मांझी भी हैं, कुछ कुर्मी हजरात भी हैं जो कि पिछड़े समाज से हैं, और कुछ अधिक पिछड़े समाज के वोट है। 25,000 वोट करीब जो है आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के आफ्ताब आलम साहब को गया है। लिहाजा यहाँ वहाँ पर जो समीकरण बना है उसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत क्लोज
फाइट है, बहुत क्लोजली हार जीत होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के रामा निषाद भी निकल सकती हैं या फिर आज़ाद समाज पार्टी का आफ्ताब आलम, दोनों में से कोई भी निकल सकते हैं। जीत हार किसी की भी हो, लेकिन औराई विधानसभा से एक मैसेज लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए, एक तो जो MY समीकरण है उसकी जगह MD समीकरण का मैसेज पूरे बिहार में चला गया है, और साथ ही साथ मुसलमान जो जिसको वोट बैंक समझा जाता रहा है लगातार, उसका भी एक मैसेज चला गया कि अब मुसलमानों में एक बेदारी आ रही है। अगर इसको संगठित किया गया, लीडरशिप दी गई, तो बिहार की पॉलिटिक्स में आने वाले दिनों में अलग माहौल देखने को मिल सकता है। ये औराई से मैसेज जा चुका है। यहाँ पर महागठबंधन औराई विधानसभा में अगर आप गौर करेंगे तो तीसरे नंबर पर रहेगा। लेकिन माहौल जैसा है। आफ्ताब आलम के लिए चैलेंज नहीं लगता है, क्योंकि दोनों गठबंधन से जो है अति पिछड़ा समाज से ही कैंडिडेट है। आपको नहीं लगता है कि कैसे आप बोल रहे हैं कि आफ्ताब आलम के देखिए, ये चीज़ें आफ्ताब आलम के लिए जो सपोर्टिव, एक तरफ सहनी है, एक तरफ निषाद, ये चीज़ आफ्ताब आलम के लिए सपोर्टिव हो गई, क्योंकि दोनों सहनी समाज के, अति पिछड़ा समाज से नहीं के सहनी समाज से दोनों कैंडिडेट है, और रामा निषाद जो भाजपा की है वो बाहर से है। लिहाजा ये वहाँ पर जो माहौल बना है उसमें दोनों के निषाद कम्युनिटीज होने की वजह से आफ्ताब आलम को वो जो है वो मदद मिल गई। अगर महागठबंधन से अर्जुन राय को या दूसरी जो यादव समाज के जो कैंडिडेट्स थे उनको अगर टिकट दिया जाता, तो शायद आफ्ताब आलम साहब के लिए माहौल कुछ और होता। जो सपोर्ट उनको मुसलमानों का मिला है वो भी नहीं मिलता, मुमकिन है उसमें कम माहौल मिलता। यानी कि अगर 90% वोट उनको पास है, 70% पड़ता, 30% वोट शायद महागठबंधन को मिल रहा। लेकिन चूंकि दोनों सहनी समाज से कैंडिडेट रहे, लिहाजा इसका फायदा आफ्ताब आलम साहब को मिला, ना कि नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं पे आप मानते हैं कि इसके पीछे क्या मानते हैं, कामयाबी मतलब जिस तरह से जो रिस्पांस मिल रहा है तो वो लगातार क्षेत्र में बने रहे, ये वजह हो सकती है? देखिए, बिल्कुल आफ्ताब आलम क्षेत्र में बने रहे हैं। उसके अलावा बिहार के दलितों और मुसलमानों में एक नए समीकरण की तलाश है, वो भी एक रीज़न है। एक गुस्सा जो है महागठबंधन की जो पॉलिसीज़ रही है, एंटी मुस्लिम इस्लामोफोबिक पॉलिसीज़ रही है, एंटी दलित पॉलिसीज़ रही है, उसको लेकर के जो गुस्सा है, उन तमाम का जो पूरे बिहार में ये तमाम चीज़ें मौजूद है, ये तमाम गुस्सा मौजूद है। लेकिन उसका एक असर औराई में देखने को मिला। बाकी जगह उस तरह से शायद वो असर नहीं दिख पा रहा है, लेकिन औराई में उसका वो असर दिखा है। अच्छा, बिहार में सबसे अभी जो हॉट सीट की अगर बात की जाए तो ओसामा साहब, मरहूम शहाबुद्दीन साहब के लड़के ओसामा साहब, वो सीट काफ़ी चर्चा में इसलिए है कि भाजपा जो है गृह मंत्री तक वहाँ पे जाते हैं, अमित शाह भी बयान मतलब बोलते हैं, योगी जी जाते हैं। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, ये जो नैरेटिव? देखिए, ओसामा साहब के खिलाफ जो योगी आदित्यनाथ गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह गए हैं, भाजपा के बड़े बड़े लीडर्स गए, वो सिर्फ उस सीट के लिए नहीं गए थे। बेसिकली उनकी पॉलिसी थी कि वहाँ पे जा करके और शहाबुद्दीन साहब के नाम को उसको लेकर के आतंकित माहौल बना करके बिहार में फ़ायदा उठाया जा सके। जब आप शहाबुद्दीन साहब के विधानसभा में जाकर, ओसामा साहब के विधानसभा में जाकर शहाबुद्दीन साहब को एक ऐसे शख्स के तौर पे पेश करेंगे कि जिसने लग रहा है कि बिहार में वो जंगल राज ला दिया था, बिहार में तबाही और तूफान मचा दिया था, ऐसा अगर आप पेश करेंगे तो पूरे बिहार में उसका असर होगा। ये कोशिश थी। सिर्फ ओसामा साहब को हराना मकसद नहीं था, मकसद पूरे बिहार में फ़ायदा हासिल करना था। लेकिन हकीकत ये है कि इस चुनाव में आखिर तक जो चीज़ें हुई हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के पिच पे राजनीतिक डिस्कशन आ ही नहीं पाया है। पहला चरण गुजर चुका है, दूसरे चरण में अब 2 दिन बचे हैं, लेकिन अब तक डिस्कशन भारतीय जनता पार्टी के पिच पर नहीं आ पाया। जो उनका असल पिच है, यानी हिंदू मुसलमान का, यानी पाकिस्तान का, और इस तरह के जो उनके राष्ट्रवाद के मुद्दे होते हैं, उस पर अब तक जो है राजनीति डिस्कशन नहीं आ पाया। इसमें वो टोटली नाकाम रहे। जहाँ बात ओसामा साहब की सीट की, तो वहाँ पर यादव और मुस्लिम गोलबंद हो चुके हैं, और सवर्ण समाज भी वहाँ पर ओसामा साहब के साथ खड़ा है, क्योंकि उस शहाबुद्दीन फैमिली ने हमेशा लड़ाई लड़ा है वहाँ पर अपर कास्ट के लिए, सवर्णों के लिए बड़ी लड़ाई, और लोग की भी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, लेकिन सवर्ण समाज की लड़ाई उन्होंने बहुत लंबी लड़ी है। वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स रही है उसमें सवर्णों का शहाबुद्दीन साहब की फैमिली के साथ एक कोलैबोरेशन बहुत मजबूत रहा है। लिहाजा सवर्णों का भी एक तबका ओसामा साहब के साथ खड़ा है, और चुनाव होने के बाद का जो सिचुएशन है, जो वोटिंग जिस तरह से हुआ है, ओसामा साहब का सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है। मुकम्मल तौर पर उनकी जीत हो रही है, ये चांसेस तकरीबन है। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि पूरे गोपालगंज, सिवान और छपरा का जो इलाका है उसमें एज हासिल महागठबंधन को हो चुका है। उस एरिया में महागठबंधन जो है बेहतर से बेहतर करने जा रहा है। जेडीयू की जो सीटें वहाँ पर है उसमें जेडीयू भी अच्छा करेगी, लेकिन बाकी सीटों पर महागठबंधन ज़्यादा अच्छा वहाँ पर करने जा रहा है। अच्छा, तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी बनाए हैं, जनशक्ति जनता दल, सो चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे राजद के भी कैंडिडेट हैं। तो तेज प्रताप को कितना फैक्टर मानते हैं आप? क्या लगता है किस तरह का माहौल बन सकता है? देखिए, तेज प्रताप यादव को जिस तरीके से निकाला गया, उससे कहीं ना कहीं यादव समाज का एक बड़ा तबका है, उसके अंदर तेज प्रताप को लेकर के नरमी है, मोहब्बत है। लोग उस मानते हैं कि उसके साथ गलत हुआ है, और कहीं ना कहीं उन्होंने जयचंद वाला जो पूरा डिस्कशन खड़ा किया कि जयचंद ने हमको निकलवाया है, और 5 जयचंद है जो फैमिली को तोड़ रहे हैं, जो फला कर रहे हैं, ढमका कर रहे हैं, जो तेजस्वी यादव का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आरजेडी को बर्बाद कर रहे हैं, वो कामयाब रहा है। वहाँ पे उसका असर हुआ है, क्योंकि आपने देखा कि कुछ दिनों का रोहिणी आचार्य भी मैदान में आए, उन्होंने अपनी नाराज़गी दिखाई। तो यादव समाज के बीच ये बात जा रही है कि कोई तो है
कुछ लोग तो हैं जो कि लालू यादव की फैमिली को तोड़ रहे हैं, कुछ लोग तो हैं जो राष्ट्रीय जनता दल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका फायदा कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को हासिल रहा है। दूसरी बात, महुआ में जब तेज प्रताप यादव एमएलए थे, विधायक थे और मंत्री भी थे, उस वक्त वो सरकार में जो जेडीयू आरजेडी साथ में थी, तो तेज प्रताप यादव ने जो वहाँ पर हॉस्पिटल बनवाने का काम किया था और वहाँ पर ऐसे कई सारे काम किए थे जिसकी वजह से आवाम से उनका कनेक्शन बहुत मजबूत है। चुनाव जब अभी हुआ है तो ये चार कोनिए हो गया है वहाँ पर, ये आप जान रहे होंगे। तेज प्रताप यादव भी है, आरएलएम के कैंडिडेट भी है, कहकशा भी लड़ रही है जो जनता दल यूनाइटेड की जनरल सेक्रेटरी थी, वो इंडिपेंडेंट वहाँ पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि एंड वक्त पे वो सीट आरएलएम को दे दिया गया। और कहकशा प्रवीण जो लंबे समय से वहाँ तैयारी कर रही थी, उनका सीट बोलिए। सॉरी आसमा परवीन जो लंबे समय से वहाँ पर तैयारी कर रही थी, उनका सीट काट दिया गया, तो वो इंडिपेंडेंट वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी से मुकेश भी चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा ये चारकोनीय मुकाबला हुआ है। मगर जो सिचुएशन आखिर में रहा कि तेज प्रताप यादव के साथ यादव समाज और मुस्लिम समाज का बड़ा वोट बैंक गया है, और मैक्सिमम चांस ये है कि वहाँ पर तेज प्रताप यादव की जीत महुआ में हो जाए। भले तेजस्वी यादव भी वहाँ पर गए, अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार भी उन्होंने किया, महागठबंधन ने आरजेडी ने कोशिश भी किया कि तेज प्रताप यादव ना जीत सके। एक चीज़ आ रही है कि जब से उनको निकाला गया तो तेज प्रताप यादव की जो लोकप्रियता है बिहार के अंदर वो काफ़ी बढ़ती गई। इसके पीछे की वजह क्या मैंने खास समझते हैं आप? देखिए, तेज प्रताप यादव जब तक आरजेडी में थे उनको सामने आने का मौका नहीं मिल रहा था, और उनका जो एक वो चेहरा है जिसमें एक मजाकिया चेहरा बनाया गया कि वो बेवकूफ़ है, पागल है, कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी करता रहता है, ये एक चेहरा उनका पूरे बिहार में बिल्ड किया गया। किसने किया, क्यों किया, वो एक बात की चीज़ है, लेकिन ये बनाया गया। लिहाजा उनका जो उनकी जो लीडरशिप की सलाहियत थी वो सामने नहीं आ पाई थी, फैसला लेने की सलाहियत सामने नहीं आ पाई थी। लेकिन अब जब वो आरजेडी से अलग हो गए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाया, अपने तौर पे पूरे बिहार उन्होंने घूमा है, उन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया, अफराद उनके पास थे, और जब उन्होंने स्पीचेस देने शुरू किए, अभियान चलाया, उन्होंने दौरा करना महुआ में उन्होंने बहुत लंबे समय तक जो है अपना वक्त दिया है, तो उनका जो सीरियस चेहरा है वो सामने आया। और अब लोगों को लग रहा है कि वो बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि लालू प्रसाद यादव का जो राजनीति का तरीका था, अवाम को कनेक्ट करने का तरीका था, अवाम से मिलने जुलने का तरीका था, उस तरीके पर तेज प्रताप यादव चल रहे हैं। उसी तरीके से वो लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों से पर्सनल रिश्ते वो बना रहे हैं। आज तेजस्वी यादव का वो रिश्ता किसी विधानसभा में नहीं है कि आम लोगों तक, गांव के 10 लोग, किसी गांव में 4 लोग, किसी लोग गांव में 5 लोग तक तेजस्वी यादव का डायरेक्ट कांटेक्ट हो, उनका नाम वो जानते हो। लेकिन तेज प्रताप यादव महुआ के अंदर अक्सर गाँव में अगर आप जाएंगे तो वहाँ के चंद लोग ऐसे जरूर है जिनका नाम और उनका चेहरा तेज प्रताप यादव को याद है। तो वो जो लालू वाली राजनीति थी वो कहीं ना कहीं तेज प्रताप के अंदर दिख रही है, लिहाजा वो मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, बिहार में एक चीज़ है कि बिहार के अंदर जो नाम चेंज करने वाली राजनीति जैसे यूपी के अंदर थी और भी जगहों पे थी, बिहार के अंदर इस बार भाजपा मैथिली ठाकुर लोक गायिका है। दरभंगा में एक अलीनगर विधानसभा आता है, वहाँ से लोक गायिका है मैथिली ठाकुर, उनको वहाँ से टिकट दिया जाता है। वो आते ही सीधा ये कहती हैं कि अलीनगर का नाम चेंज करके सीतानगर हम रखना चाह रहे हैं, मतलब सीतानगर करना है। तो इस तरह का जो नाम चेंज की जो पॉलिसी अपनाती है या इस तरह का जो कोई बयान देता है पॉलिटिकल लीडर, और वो भी बिना चुनाव जीते, इस तरह का मतलब जनता से जो झूठा वादा या कुछ इस तरह का कर ले, तो ये इसके पीछे की क्या वजह? देखिए, मैथिली ठाकुर जब मैदान में आई हैं राजनीति, वो मुकम्मल गैर राजनीतिक व्यक्ति थी, उनका राजनीतिक कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने कदम रखा, उन्होंने इस तरह की बयानबाजियाँ शुरू की है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके जो पुराने वीडियोज़ हैं, उनके जो पुराने रील्स हैं, उसने ही उसका काउंटर कर दिया। मिसाल के तौर पर जब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि अलीनगर का नाम हम बदलेंगे और सीतानगर करेंगे या जो भी करेंगे, इस तरह की उन्होंने लगातार उन्होंने मीडिया में बातें कही, अपने स्पीचेस में कही, तो उनके वो रील्स सामने आने लगे जिसमें वो प्रोग्राम्स के अंदर अली दा मस्त कलंदर जो है वो गा रही है। तो एक तरफ आप पैसा कमाने के लिए जब आप स्टेज पे होती हैं तो वहाँ पर आप वो सॉन्ग्स भी पढ़ती हैं जो कहीं ना कहीं रिलीजियस आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब आप राजनीति में आती हैं तो वोट पाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए आप ये कहती है अली का नाम बदलेंगे। यहाँ पे अली नाम से आपको प्रॉब्लम हो गया, जबकि ये एक ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से वो मुस्लिम करण विधानसभा का या इलाके का हो जाता है। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग व्यक्तियों के नाम पे, अलग अलग अफराद के नाम पे, और वो भी लोकल सतह पे नाम रखे जाता है। नहीं है कि ये हज़रत अली जो साहब रसूल थे उनके नाम पे है, लोकल सतह पे जो अलग अलग लोग होते हैं उनके नाम पे, कोई बड़ा लीडर है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, इलाके का कोई बहुत अहम शख्स है, तालीम याफ्ता शख्स, उसके नाम पे कभी इलाकों के नाम, गाँव के नाम पड़ जाते हैं। लिहाजा वहाँ पर भी अलीनगर नाम पड़ा है, मगर इसको उन्होंने नफरत फैलाने के लिए जो इस्तेमाल करने का काम किया, मगर इसका कोई असर अलीनगर में देखने को नहीं मिला। अलीनगर की पॉलिटिक्स इस वक्त भी जातीय पॉलिटिक्स के ऊपर ही है, जातीय राजनीति ही वहाँ पे चल रही है। लिहाजा उनके ही समाज से जो महागठबंधन के कैंडिडेट है उनके साथ उनके अपने समाज के लोग भी खड़े हैं। वजह यह कि वो पुराने नेता हैं, उनके अपने रिलेशंस हैं, मैथिली ठाकुर अभी नहीं आई हैं। लिहाजा जो जाति के जो अहम लोग हैं, गाँव के सतह के जो लीडर्स हैं,
वो लोग उनके साथ नहीं है, बल्कि वो महागठबंधन के कैंडिडेट के साथ है। मैथिली ठाकुर का ये जो नैरेटिव है वो उनके सपोर्ट में काम नहीं किया, और ना ही उसका असर कोई मिथिलांचल या बिहार की सतह पर भी कुछ हो पाया है। हाँ, क्योंकि पिछले बार भी काफ़ी क्लोज फाइट था, सेम ही कैंडिडेट को उतारा वहाँ पे आरजेडी ने, विनोद मिश्रा। तो इस वजह से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं पड़ा है। और हाँ, ये चीज़ है कि विनोद मिश्रा को लेकर अली नगर की आवाम में ये बात मशहूर है कि वो एंटी मुस्लिम है, उनका ताल्लुक आरएसएस और संघ परिवार से, ये बात सभी जानते हैं। उनकी जो ज़हनियत है वो आरएसएस और संघ परिवार से जुड़ी हुई है, उसी उस आइडियोलॉजी है, उस विचारधारा से प्रभावित नजर आते हैं। लिहाजा माजी में बहुत सारे ऐसे मामलात में जो एंटी मुस्लिम मामलात थे, यहाँ तक कि दंगों में भी उनका चेहरा सामने आया है और खुले तौर पर वो लीड करते हुए नजर आए हैं। फिर भी राष्ट्रीय जनता दल ने जब उनको टिकट दिया तो मुसलमानों की मजबूरी रही। 2020 में मुसलमानों ने साथ दिया, अब्दुल बारी सिद्दीकी की वजह से साथ दिया। इस बार भी उनको टिकट दे दिया गया, तो इस बार मुसलमानों में एक नाराज़गी पैदा हुई थी कि विनोद मिश्रा को पिछली बार हम लोगों ने मजबूरी में वोट किया, फिर से उनको टिकट दे दिया गया है। लिहाजा मुस्लिम समाज एक विकल्प की तलाश में था, लेकिन चूंकि वहाँ पर कोई विकल्प नहीं था तो अक्सरियत जो है विनोद मिश्रा के साथ गई है। वहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई से एडवोकेट नूरुद्दीन जंगी को टिकट दिया गया था, जो बहुत लंबे समय तक इस समाज की वजह से जेल में रहे। उन्होंने बिहार में अलग अलग जगहों पर जाकर दंगों में, मॉब लिंचिंग के मौक़ों पर केसेस लड़े हैं। अलग मुस्लिम एंटी मुस्लिम जो अटैक्स हुए हैं, दलितों पर जो अटैक हुए हैं, उनकी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी है। उसको कैंडिडेट बनाया गया, वहाँ पे अवाम का एक अच्छा समर्थन उनको मिला है। उम्मीद है उनको भी अच्छा वोट आने जा रहा है। और अवाम ये मान रही थी कि अगर वो पहले से उनको लॉन्च कर दिया जाता बतौर कैंडिडेट के, और अगर जो चुनावी समीकरण में, चुनावी प्रचार प्रसार में जो रास्ते अपनाए जाते उनको अपनाया जाता, तो शायद फिर वहाँ पर महागठबंधन कैंडिडेट की हार तय हो जाती और नूरुद्दीन जंगी बहुत मजबूत मुकाबला दे पाते। लेकिन चूंकि जो पैसों का खेल चलता है और दीगर चीज़ें होती है, उसमें नूरुद्दीन जंगी कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। लिहाजा बहुत ज़्यादा नुकसान वो नहीं उनसे पहुँच पाया महागठबंधन को। मगर लोगों में अब ये माहौल बन गया है कि इस बार तो हम विनोद मिश्रा को दे रहे हैं, लेकिन आगे से हमको यहाँ पर अपनी लीडरशिप बिल्ड करनी है। किसी न किसी मुस्लिम फेस को, मजबूत फेस को, या इंसाफ पसंद फेस को, सेकुलर फेस को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना है। ये एक उमूमी सूरत हाल वहाँ पर है। वहाँ पर महागठबंधन के लोग भी अब इस पर आपस में बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, इस बार अगर 2025 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस बार लोग जो है वो काफ़ी जगहों पे हमने देखा सोशल मीडिया के ज़रिए भी कि लोग टैक्टिकल वोटिंग की बात कर रहे हैं कि इस बार टैक्टिकल वोटिंग करना चाहिए। लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने करने के बाद बताया भी, पोस्ट भी उनके आते हैं कि किया भी, बहुत सारे लोगों का जो रिस्पॉन्स आया। तो इसके पीछे की क्या वजह मानते हो? उनका साफ तौर पर यह कह रहा है कि टैक्टिकल वोटिंग का मतलब ये है कि हम किसी भी मतलब पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। कोई अच्छा अगर कैंडिडेट है तो वहाँ पे टैक्टिकल वोटिंग करके हम अपने फायदे के लिए देखिए, कोई भी समाज जब राजनीतिक तौर पर सशक्त हो जाता है तो उसकी पॉलिसी टैक्टिकल वोटिंग की ही होती है। अगर आप भूमिहारों को देखेंगे, भूमिहार समाज बिहार में सबसे ज़्यादा सशक्त जाति है राजनीतिक तौर पे, उनकी वोटिंग पैटर्न को चेक करेंगे तो वो टैक्टिकल वोटिंग ही करते हैं। वो जाएंगे तो अनंत सिंह को वोट करेंगे, और जब वो मुन्ना शुक्ला की बेटी की सीट, शिवानी शुक्ला की सीट पर जाएंगे तो शिवानी शुक्ला को वोट करेंगे। वो जनसुराज में कोई भूमिहार कैंडिडेट होगा उसको भी मजबूत करेंगे, कोई भाजपा में होगा उसको भी मजबूत करेंगे। तो ये राजनीति भूमिहारों के लंबे समय से रही है। लिहाजा आप देखेंगे हमेशा उनके कैंडिडेट्स की तादाद, जीतने वाले कैंडिडेट्स की तादाद बहुत अच्छी होती है। उनके एमएलए बड़ी तादाद में विधानसभाओं के अंदर होते हैं। लिहाजा पार्टियां भी उनको टिकट ज़्यादा देती हैं। उनको पता है कि जैसे मिसाल के तौर पर आरजेडी है, वो देखेगी कि अगर औराई विधानसभा में यादव और मुस्लिम तो हमारे साथ खड़ा है, हम किसी को भी टिकट देंगे, यादव और मुस्लिम हमको वोट करेगा। और उनको लगेगा कि यहाँ पर भूमिहारों का 20,000 वोट है, तो वो भूमिहार को टिकट दे देंगे ये सोचकर कि यादव और मुस्लिम तो हमारे साथ रहेगा ही, हम टिकट दे या ना दे। लेकिन अगर भूमिहार को अगर हम टिकट दे देते हैं तो भूमिहार का जो 20,000 वोट है वो हमारे साथ आ जाएगा, क्योंकि वो टैक्टिकल वोटर है, वो किसी पार्टी के साथ नहीं है, वो अपने कैंडिडेट के साथ होता है। लिहाजा वो सीट निकल जाएगा। ये पॉलिसी पार्टियां भूमिहारों को लेकर अपनाती है। पिछले सालों में यही चीज़ें यादवों के अंदर देखने को मिली। यही वजह कि 2020 में जो है पूरे बिहार में ये चर्चा हुआ कि यादव ने उन तमाम जगहों पे मुसलमानों को वोट नहीं किया जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे महागठबंधन से, जिसकी मिसाल आपको औराई विधानसभा है। औराई विधानसभा में यादवों की जो अक्सरियत है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई, क्योंकि जो भाजपा के कैंडिडेट थे राम राय वो यादव समाज से थे। वही चीज़ें जाले के अंदर भी हुई, वही चीज़ देखिए बहुत सारी जगहों पे हुई। तो चूँकि यादव समाज भी सशक्त हो चुका है राजनीतिक तौर पे, उनके अंदर टैक्टिकल वोटिंग का मिजाज पाया जाता है। कुशवाहा समाज में भी ये चीज़ें पाई जाती है। कुशवाहा समाज भी टैक्टिकल वोटिंग करता है, जहाँ उनके कैंडिडेट्स पे आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में बड़ी तादाद में कुशवाहा समाज राष्ट्रीय जनता दल के साथ, महागठबंधन के साथ भी गया है, क्योंकि उन्होंने कुशवाहा समाज को टिकट दिए थे। जबकि खुद उनके समाज से उपेंद्र कुशवाहा मौजूद है, अपनी पार्टी है उनकी। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी में कुशवाहा समाज से मौजूद है। उसी तरीके से नीतीश कुमार खुद जो कुर्मी कुशवाहा की पॉलिटिक्स करते, जिनका बेस कोर वोट है वो यही दोनों समाज है, उनका अपना समाज है। लेकिन वो चूँकि टैक्टिकल वोटिंग करते हर जगह उनको स्पेस मिल जाता है। अब मुसलमानों में भी जो नई नस्ल जो है, नई पौध है, जनरेशन जेड है,
जो एक्टिविस्ट का तबका है या एजुकेटेड तबका है, मुसलमानों का इंटेलेक्चुअल तबका है, वो अब इस तरह से सोचने लगा है कि हम अब तक वोट बैंक बन कर रहे हैं, अब हमको नहीं रहना है। ऐसे भी हम जिसको रोकने के लिए वोट करते हैं उसे हम नहीं रोक पाते हैं। भाजपा को अकेला मुसलमान नहीं रोक सकता है, और अगर रोकना भी है तो उसमें भी आपको टैक्टिकल वोटर बनना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ जगह ऐसा होता है या हुआ भी है कि भाजपा का मुकाबला बीएसपी के कैंडिडेट से होता है, जैसे रामगढ़ में अभी हुआ बाईपोल के अंदर, और मुसलमान वोट कर देता है आरजेडी को, लिहाजा इस वजह से भाजपा की सीट निकल जाती है, एनडीए की सीट निकल जाती है। तो भाजपा को भी रोकने के लिए रास्ता यही है कि जहां पर भाजपा को जो कैंडिडेट मुकाबला दे रहा हो उसको वोट किया जाए, ना कि महागठबंधन और आरजेडी के से बदकर रहा जाए। मिसाल के तौर पर औराई विधानसभा में इस बार अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज कहने के इस बार डर की जो राजनीति महिला समाज पार्टी की तरफ इसीलिए शिफ्ट हुआ था कि वहां पर भूपेंद्र सहनी साहब जो वीआईपी के, उनको टिकट दिया गया। भूपेंद्र सहनी औराई विधानसभा में बतौर लीडर के स्टैब्लिश नहीं थे, भले वो मुखिया रह चुके हैं, लेकिन विधानसभा के स्तर के नेता वो नहीं थे, और वीआईपी का भी कोई कैडर औराई के अंदर मौजूद नहीं था। मुसलमानों ने देखा कि इस वक्त अखिलेश यादव की तरफ यादव समाज जा रहा है, क्योंकि यादव दोनों तरफ से यादव नहीं है, ना एनडीए से ना इंडिया गठबंधन से। तो ऐसे में अगर हम भूपेंद्र सहनी को वोट देते हैं तो भाजपा को मुकाबला नहीं मिल पाएगा, भाजपा एक तरफा निकल जाएगा। लेकिन अगर हम दलितों के साथ समीकरण बनाते हैं तो शायद भाजपा को मुकाबला मिले। जीत हार अपनी जगह, लेकिन ये सच्चाई है कि जब मुसलमानों ने यहाँ पर टैक्टिकल वोटिंग किया और महागठबंधन को छोड़ करके उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी से टिकट लिया, आफ्ताब साहब ने उनका साथ दिया, कुछ दलितों को साथ लाया है, तो मजबूत मुकाबला भाजपा को मिला है। जीत या हार एक अलग बात होती है। तो ये मिजाज मुसलमानों में पैदा हुआ है, और ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है मुसलमानों का, जो मुस्तकबिल में मजबूत मुस्लिम लीडरशिप और मुसलमानों को पॉलिटिकली आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। लेकिन इसके लिए लॉन्ग टर्म में इनकी लीडरशिप करने की ज़रूरत है, इनको गाइड करने की ज़रूरत है। अगर इनको गाइडेंस दिया गया तो बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव इस पॉलिसी के तहत आ सकती है। और जो मुझे खबर मिली है कि 26 नवंबर को जब चुनाव का रिजल्ट भी आ चुका होगा, जबकि सत्ता बदल भी चुकी होगी, या जो सत्ता है वही होगी, चाहे नीतीश हो या तेजस्वी हो, उसके बाद 26 नवंबर को पटना में एक बड़ी मीटिंग संघर्ष संवाद के जरिए से होने जा रही है, जिसमें आरजेडी से जुड़े मुस्लिम नेता, कांग्रेस से जुड़े मुस्लिम नेता, जनसुराज से, एमआईएम से, अलग अलग पार्टियों में जो नौजवान मुस्लिम लीडरशिप मौजूद है, उनके कमिटीज़ के अंदर मौजूद है, वो सब जमा हो रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट जमा हो रहे हैं, और उसमें इसी बात पर डिस्कशन होना है कि पार्टी और दल से ऊपर उठ करके आने वाले 5 सालों में हमारी पॉलिसी क्या होगी, हम कैसे पंचायती राज में मुस्लिम लीडरशिप को मजबूत करें, कैसे हम विधानसभा के स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर मुस्लिम लीडरशिप को मजबूत करें, इसकी पॉलिसी बनाने का काम वहाँ पर किया जाएगा। 26 नवंबर को हो रहा है। संवाद कर जी बिल्कुल। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, दलित और अति पिछड़ा समाज, क्योंकि इन दोनों को भी मुस्लिम समाज की तरह ही बिहार में इग्नोर किया गया, इनके बीच भी ये डिस्कशन है। और जो संघर्ष संवाद ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है, वो इन तीनों समाज के बीच ये अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रही है। और उस 26 के प्रोग्राम के बाद फिर अति पिछड़ा और दलितों के बीच भी ऐसी मीटिंग होने वाली है। इसमें एस्टेब्लिश लीडर को भी बुलाया जाएगा। बिल्कुल बुलाया जा रहा है। अति पिछड़ों और दलितों के बीच भी ऐसी मीटिंग्स होगी उसके बाद, और फिर तीनों की ज्वाइंट मीटिंगें भी पूरे बिहार में करने की कोशिश और प्लान जो है वो किया जा रहा है मुख्तलिफ एक्टिविस्टों के जरिए से। जो अगर हो गया, अगर इस 6-7 महीने इस तरह की मेहनत चल गई, इस तरह की मीटिंग्स हो गए, तो शायद आने वाले 5 ईयर में बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। अच्छा, पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है, और अगर आंकड़े की बात की जाए, अब तक जो आंकड़ा सामने आ रहा है कि दोनों जो गठबंधन है, कहीं ना कहीं पे कांटे की टक्कर है। मिथिलांचल के अंदर भी कहीं ना सीट जो है टकरा रहा है, कहीं ना कहीं पे एज मिल रहा है सबको, सब जगह जिस तरीके से बात सामने आ रही है। और एक चीज़ और जो सामने आ रही है कि भाजपा जो है, जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका मानना यह है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित न करके बहुत बड़ी गलती की है। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है कि भाजपा ने सीएम फेस नीतीश को नहीं किए घोषित किया, ये भाजपा भी इसका नुकसान जान रही थी, लेकिन उन्होंने एक रिस्क लिया है, जानबूझकर रिस्क लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी चाहे हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, भारतीय जनता पार्टी को अपने पैर पे खड़ा होना होगा। ये भाजपा मान रही है, लिहाजा उन्होंने जानबूझकर ये रिस्क लिया। अभी भी अमित शाह जब बिहार आ रहे हैं, प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, मीडिया में जा रहे हैं, तो अभी भी नीतीश कुमार का नाम लेने को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार वज़ीर आला के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं या चेहरा है हमारा। आज वो यही कह रहे हैं कि विधायक बैठेंगे, विधायक दल का नेता तय करेंगे। यहाँ तक कि ललन सिंह ने भी ये बयान, जो कि जदयू के राज्यसभा सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी यही बयान दिया है। भाजपा के इशारे पे यकीन दिया, ये बात सब लोग समझ रहे हैं। इसका नुकसान 100% हो रहा है। यही वजह है कि बिहार में एक नारा खामोशी के साथ चल रहा है, खासतौर पे जो मगध का एरिया है, आपका सारण का एरिया है, उससे आप उस पूरे एरिया के अंदर आप जाएंगे, एक नारा चल रहा है, वो है जहाँ लालटेन है वहीं तीर है, जहाँ तीर है वही लालटेन है। यानी कि अगर आपको तीर का निशान नहीं दिख रहा है और लालटेन दिख रहा है तो आप लालटेन को वोट कर दें, अगर आप लालटेन का निशान नहीं दिख रहा है, तीर नजर आया तो आप तीर को वोट कर दें। ये नारा खामोशी के साथ आवाम के बीच चल रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह हो रहा है। जहाँ तक आपने ये कहा कि मुकाबला महागठबंधन ने दिया, यकीनन देखिए अभी जो चुनाव हुआ उसमें मिथिलांचल का एरिया, पिछले बार के विधानसभा चुनाव में मिथिलांचल में महागठबंधन बहुत बुरी तरह शिकस्त खाया था। पूरे मिथिलांचल में एनडीए को एज हासिल था। उसी तरीके से आपका जो पटना का एरिया है, पूरा पटना साहिब, दीघा वगैरह की सीट आप देख सकते हैं,
ये सब में से आपको सासाराम का एरिया है, इन जगहों पे कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है कमजोर था और एज हासिल था एनडीए गठबंधन को। मगर इस मरतबा अगर आप देखेंगे दरभंगा के मैक्सिमम सीटों पे जाकर आप देखें तो बराबर का मुकाबला जो है महागठबंधन ने एनडीए को दिया है और महागठबंधन की सीटें यहाँ बढ़ने जा रही है। जैसे जाले सीट की बात मैंने किया और समीकरण हमने आपको पहले ही बताया, वहाँ पर उम्मीद है कि कांग्रेस को वो सीट वापस मिल जाए, महागठबंधन को वो सीट वापस मिल जाए। उसी तरीके से केवटी के अंदर भी ये उम्मीद है कि केवटी सीट दोबारा से महागठबंधन के खाते में आ जाए, क्योंकि वहाँ भी मुस्लिम और यादव गोलबंद हो गए। महागठबंधन का वोट बैंक जो वोट जो है वो गोलबंद हुआ है। सहनी समाज मिथिलांचल में अच्छी तादाद में मौजूद है और उन्होंने भी एक बड़ी तादाद में 50% सहनी ने महागठबंधन को वोट किया है। ताती ततवा समाज का वोट भी महागठबंधन को मिला है, लिहाजा बहुत क्लोज फाइट मिथिलांचल में दिया। उसी तरीके से दीघा सीट अगर आप देखते हैं पटना के एरिया में जाकर के, दीघा सीट करीब 40,000 वोट से ज़्यादा वोटों से महागठबंधन हारा था। भाकपा माले को वो सीट मिला था, शशि यादव वहाँ से चुनाव लड़ रही थी जो अभी एमएलसी है माले की, पोलिट ब्यूरो के सदस्य भी है। वहाँ पर अभी दिव्या गौतम चुनाव लड़ रही हैं जो कि हम सब जानते हैं सुशासन राजपूत की बहन है, बड़ी एक्टिविस्ट रही हैं। अभी का जो सिचुएशन है उनके निकलने की उम्मीद पूरी है, क्योंकि वहाँ पर भी यादव और मुस्लिम गोलबंद हुए हैं और महिलाओं का अच्छा सपोर्ट उनको मिला है। और ये खबर आ रही है, जितने भी तज्जिया निगार रहे हैं विश्लेषक वो मान रहे हैं कि दीघा सीट महागठबंधन के खाते में जा रहा है। तो पटना साहिब का सीट अगर आप देख लीजिए, शशांत वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीट भी महागठबंधन को वापस आने जा रहा है, महागठबंधन के खाते में जा चुका है, एनडीए का सीट है वो। तो ये सिचुएशन हर जगह, जो कल का जो पहला चरण का चुनाव जो परसों हुआ है 6 तारीख को, उसमें हर जगह ये सिचुएशन गौरव बराम जैसे मुकेश सहनी ने समर्थन दिया खुले तौर पे दिया, और तो वहाँ पर भी उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट आएगा। तो ना सिर्फ ये कि बराबरी का टक्कर दिया है, बल्कि महागठबंधन को एज हासिल है। पूरा आप चले जाएँ सिवान और गोपालगंज में, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वहाँ पर महागठबंधन को एज हासिल है और जेडीयू को एज हासिल है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें वहाँ पर रही है। इन तमाम एरिया में 6 तारीख के चुनाव में भाजपा जहाँ जहाँ भी लड़ी है उन तमाम जगहों पे बहुत क्लोज फाइट महागठबंधन ने दिया है। अगर एनडीए को फायदा मिला है तो जहाँ पे जदयू चुनाव लड़ रही है वहाँ पे बहुत सारी सीटों पर ऐसा है कि क्लियरली जदयू की सीटें निकल रही है, वहाँ महागठबंधन क्लियरली हार रहा है। लेकिन भाजपा जहाँ पर भी लड़ रहा है वहाँ पे क्लोज फाइट है। हाँ, वही हम कहना चाह रहे हैं कि जदयू को जहाँ पे लोग जो है ज़्यादा चाह रहे हैं वहाँ पे भी टैक्टिकल वोट मतलब कर रहे हैं लोग, आवाम की अगर बात की जाए तो। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो साजिश या षड्यंत्र रचा गया वो उल्टा पड़ चुका है और नीतीश का जो वोट बैंक है वो मजबूत हो गया है। नीतीश कुमार जहाँ जहाँ भी जदयू के कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो क्लियरली जो है निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आप उम्मीद रखिए कि 70 से ज़्यादा सीटें आने जा रही है जनता दल यूनाइटेड को और भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होने जा रही है 6 तारीख को जो चुनाव हुआ उसमें। अच्छा, अब तक कांटे के टक्कर, आखिरी सवाल ये है कि अब कैसा माहौल रहने वाला है बचे हुए जहाँ भी विधानसभा का चुनाव होना है? बचे हुए 122 सीटों पे चुनाव अभी बाकी है बिहार में, जिसमें आप देखेंगे तो सीमांचल का एरिया है। सीमांचल के तमाम जगहों पे वोट होना है। सीमांचल में मैक्सिमम सीटों पे महागठबंधन को एज हासिल है। अगर महागठबंधन नहीं भी निकलता है, चंद जगहों पे एमआईएम निकलने के चांसेस हैं। जैसे अमौर विधानसभा अख्तुल-ए-ईमान वहाँ एमआईएम की स्टेट परसेंट लड़ रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस बहुत मजबूत मुकाबला दे रही है। सभा जफर भी जेडीयू, वहाँ पे ओवैसी साहब का फैक्टर है। लेकिन एक तो ओवैसी साहब फैक्टर है, दूसरा एमआईएम ने उस सीट पर पूरा जोर लगा दिया। एमआईएम ने पूरी ताकत लगा दी और बेहतरीन चुनाव वहाँ पर एमआईएम लड़ रही है। और खुद अख्तरुल-ईमान साहब भले जितनी भी एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन एक सच्चाई है कि जहील मस्तान के कई टर्म में जो काम नहीं हुए हैं वो अख्तरुल-ईमान ने एक टर्म में किया है। उन्होंने अपना जो है पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया है जिसका जवाब जहील मस्तान के पास नहीं है, सवाए इसके कि उन्हें वोट कटवा और फना और ढमकाना कह दिया जाए। अख्तरुल-ईमान एक बिहार में स्टैब्लिश लीडर है, उसका भी असर वहाँ पर, लिहाजा वो सीटें उम्मीद है कि एमआईएम जीतेगी। तो एमआईएम कुछ सीटें 2 से 3 सीटें एमआईएम जीत सकती है, 5 के अंदर ही रहेगी एमआईएम की सीटें। और महागठबंधन को एज हासिल है। तौकीर साहब बरारी से चुनाव लड़ रहे हैं और तौकीर आलम एक बहुत ज़मीनी नेता है, कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव है, उन्होंने संगठन में भी बहुत एक्टिवली काम किया है और ज़मीन पे भी वो बरारी और प्राणपुर में बहुत एक्टिव रहे हैं। अभी का जो सिचुएशन है, कांग्रेस ने तमाम सीटों में सबसे ज़्यादा फोकस बरारी पे कर रखा है। अगर आप देख रहे होंगे तमाम बड़े लीडर्स वहाँ जा रहे हैं, गठबंधन के तमाम बड़े लीडर वहाँ जा रहे हैं, ज़मीन पर काम कर रहे हैं टीम जाकर, तो वो तो सीट भी महागठबंधन हासिल करेगी। क्योंकि तौकीर बरारी आके लड़ रहे हैं तो प्राणपुर सीट पे आरजेडी ने इशरत परवीन को टिकट दिया है और ये उम्मीद है, जो माहौल बना है कि बरारी भी प्राणपुर भी महागठबंधन जीत जाए, नहीं आरजेडी जीत जाएगी, ऐसा वो सीट भी वापस आ रहा है। कस्बा में भी जो सिचुएशन बन रहा था, ऐसा लग रहा था कि वोट के डिस्ट्रीब्यूशन में वो सीट हाथ से निकल जाएगी, लेकिन अब वहाँ भी चीज़ें संभलने लगी है और महागठबंधन के सपोर्ट में चीज़ें जा रही हैं। उसके लिए बहुत सारे कार्ड खेले जा रहे हैं। जो कैंडिडेट वहाँ पर महागठबंधन के हैं वो अपने आप को गरीब का बेटा कह रहे हैं, पूरा गठबंधन उनको गरीब के बेटा की तरह प्रमोट कर रहा है, वो रो भी रहे हैं। उन्हें आपने देखा होगा इमरान प्रतापगढ़ी जो है उनको स्टेज पर खामोश कराते हैं कि रोइए मत रोइए मत। ये तमाम जो कार्ड खेले जाते हैं वो खेले जा रहे हैं। और अभी ये सिचुएशन ये है कि कुछ हद तक महागठबंधन की पोजीशन वहाँ पर बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी वहाँ पर हालात ऐसे कि वो सीट हाथ से निकल सकता है, लेकिन बाकी जगहों पे सीमांचल में बेहतर है। दूसरा जो आपको इलाका है जो चुनाव होना है, तिरहुत में, सीतामढ़ी वगैरह में होना है, वहाँ भी बाजपट्टी सीट आप देखिए महागठबंधन को वापस आएगा क्योंकि वो सीट आरएलएम को दिया गया, लिहाजा क्लियरली वहाँ महागठबंधन निकल रहा है।
भले वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहे हैं, अनवर हक साहब जो पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़े नेता लीडर रहे हैं, उनके बेटा लड़ रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का जो सपोर्ट है उस तरह से उनको हासिल नहीं है। जाले की तरह से वहाँ पे माहौल बनेगा और मुसलमान महागठबंधन की तरफ जाएंगे। वो सीट आरजेडी जीत रही। सुरसंड सीट पे पिछली बार अबू दुजाना बहुत कम वोटों से हार गए थे, जो माहौल बना इस इलाके के अंदर तिरहुत और मगध मिथिलांचल में उसकी वजह से, लेकिन इस बार सुरसंड में भी अच्छा सपोर्ट उनको हासिल है। रितु जायसवाल वहाँ लड़ रही है निर्दलीय, वो भी अपनी सीट निकाल रही है, तो महागठबंधन का ही सपोर्ट करेंगी। तो सीतामढ़ी के एरिया में आप देख लीजिए महागठबंधन को ही हासिल है। आप उसके अलावा जाएंगे सासाराम के एरिया में जाएंगे महागठबंधन को हासिल है। सिर्फ एक एरिया ऐसा है जो चैलेंजिंग है महागठबंधन के लिए, वो है चंपारण का। दोनों चंपारण में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को एज हासिल था, बीजेपी ने बहुत अच्छा वहाँ पर किया था। इस बार महागठबंधन के लिए इस बार भी वो चैलेंजिंग एरिया है, वहाँ पर महागठबंधन को बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन बाकी तमाम एरिया जो आने वाले हैं दूसरे चरण में, वो महागठबंधन के फ्रेंडली इलाके हैं, फ्रेंडली सीट्स है, उसमें भी महागठबंधन को हासिल रहेगा। लिहाजा ये माना जा सकता है कि बहुत क्लोज फाइट है और मुमकिन है, जो इम्कानात पैदा हो रहे हैं कि शायद इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाए, क्योंकि एनडीए में भाजपा की हालत और लोजपा की हालत, जो चिराग पासवान की सीटें, इन दोनों पे बहुत बुरे हालात है, बहुत बड़ा टक्कर उनको मिलने जा रहा है। बेहद शुक्रिया। तो हमारे साथ सैफुर रहमान साहब थे, इंसाफ टाइम के एडिटर इन चीफ। इन्होंने खास तौर से कहा कि जो इस बार जेनजी जनरेशन है वो खास तौर से जो मुद्दे की राजनीति पे जो इस बार वोट दे रही है, रोजगार के मुद्दे पे वोट दे रही है। खास तौर से जो वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ने की बात की जाए तो उसका जो खास कारण ये रहा है कि एसआईआर के डर को लेकर के जो लोग काफ़ी तादाद में लोग आए हैं और अपना वोट गिराए हैं। इस वजह से जो है इस बार वोट प्रतिशत जो है 64% बढ़ा है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। आने वाले जो दूसरा चरण का चुनाव है उसमें किस तरह से, इन्होंने ये भी कहा है कि आने वाला जो भी दूसरा चरण है उसमें भी जो है कांटे की टक्कर होने वाली है। देखने वाली बात है कि इसमें किसको एज हासिल होता है और किसको क्या मिलता है।